चलो लास्ट टॉपिक हम लोग के पास बचा हुआ है। टॉपिक का नाम है हेनरी लॉ। टॉपिक का नाम क्या है? हेनरी लॉ। इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट टॉपिक एक और बचा हुआ है जिसको बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है उसे देखने के बाद चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी रहेगा सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एनसीईआरटी का रहे या फिर पीवाईक्यू वगैरह का रहे। हालांकि पीवाईक्यू का तुम लोग देखो एक चीज़ गड़बड़ मत कर देना, जैसे पीवाईक्यू जब सॉल्व करते हो, ठीक है, पीवाईक्यू से सिर्फ एक फॉर्मेट को वहाँ से लेकर के चलना कि फॉर्मेट करने का मतलब वो बनेगा कैसे। जैसे एक दो सवाल ऐसे थे जहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हमसे भी। ठीक है, एक बार हुआ था कि मोलिक्यूलर वेट जहाँ पे बिठाना था वहाँ पे वेट बिठा दिया, जहाँ पे वेट बिठाना था वहाँ पे मोलिक्यूलर वेट बिठा दिया। तो एक वहाँ पे था करेक्शन, और एक जगह था कि कैलकुलेशन जब कर रहे थे तो काटने के बाद हम जैसे कि वहाँ पे काटे थे और वहाँ पे 2 था और 2 को भी काट दिए थे और पता चला कि 2 को काटे हुए को इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था और इसको भी हम इंक्लूड करके चले। तो ये वाला भी थोड़ा सा एरर है। तो अभी तक 2 क्वेश्चंस ऐसे थे पीवाईक्यू में जहां पे थोड़ा सिल्ली मिस्टेक हुआ है। तो ऐसा नहीं कि तुम लोग सिर्फ छाप देना, प्रोसेस वहां से समझना और वैसे ही बनाना है। ठीक है, हालांकि उसको हम फिर से एडिट करके फिर से सेंड कर देंगे। इधर देखो हेनरी लॉ क्या बोलता है। यहाँ पर जो भी हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, जैसे हम लोग 9 टाइप का देखे थे। कितने टाइप का देखे थे? 9 टाइप का, जिसमें से अभी तक हम लोग 3 ही चीज पढ़ना था। एक तो पढ़ना था कि जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट क्या रहेगा, तो ये सॉल्वेंट हमेशा हम लोग को लिक्विड देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? लिक्विड। मतलब हम लोग के पास सॉल्यूशन 9 टाइप का होता है, जिसमें से पढ़ना कितना है? 3 टाइप का। और 3 टाइप में जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा? लिक्विड। जिसमें से एक देखे थे हम लोग सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वोलेटाइल इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या पढ़ रहे थे? तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? सॉलिड इन लिक्विड में। दूसरा हम लोग देखे थे लिक्विड इन लिक्विड, इसका मतलब वोलेटाइल इन वोलेटाइल। क्या इसके बारे में हम लोग देख चुके थे, जहां पे आया था हम लोग को रॉल्स लॉ वगैरह ये सब। उसके बाद अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं गैस इन किसमें? लिक्विड में। गैस इन गैस नहीं, गैस इन लिक्विड। हमेशा जो हम लोग को सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा? भी लिक्विड। बस हम लोग जो सॉल्यूट रहेगा एक बार गैस रहेगा, एक बार सॉलिड रहेगा और एक बार क्या रहेगा? लिक्विड। जिसमें से सॉलिड वाला पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही पढ़े हैं। उसके बाद जब लिक्विड गए थे तो इसके लिए हम लोग को आया था रॉल्स लॉ वगैरह ये सब आया था। फिर हम लोग देखे थे कि यहीं से डाल्टन्स लॉ वगैरह भी आया था, जो वेपर प्रेशर में हम लोग निकाला करते थे मोल फ्रैक्शन ये सब। फिर अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं गैस इन लिक्विड। और ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के माध्यम से आज हम लोग जितने भी कोको कोला वगैरह ये सब जितना भी हम लोग पीते हैं वो सभी एग्जाम्पल किसका है? गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब जैसे हम लोग स्प्राइट वगैरह भी ले लो या फिर कोको कोला ये सब ले लो, तो उसमें भी बाहर से क्या चीज डाला रहता है? गैस डाला रहता है। इसलिए देखते हो तुरंत थोड़ा सा हिलाओगे और ढक्कन जैसे खोलोगे एक के बार कहाँ चल जाता है? बाहर। ठीक है, तो अब हम लोग को जानना है कि जैसे सॉल्युबिलिटी का कहानी, क्या जानना है? सॉल्युबिलिटी का कहानी। और सॉल्युबिलिटी आखिर होता क्या है? तो किसी भी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं गैस इन लिक्विड, किसमें बात कर रहे हैं? गैस इन लिक्विड। तो जो भी लिक्विड रहेगा उसमें गैस कितना जाकर के घुलेगा ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? कहने का मतलब जो हम लोग गैस को घुलाने जा रहे हैं किसमें? लिक्विड में, तो लिक्विड में कितना घुलेगा या फिर हम लोग कैसे जानेंगे कि उसमें इतना घुला हुआ है या फिर इतना घुलेगा? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिलेशन कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भी गैस लिक्विड में कितना घुल पाएगा। इसका क्या निकालेंगे हम लोग? अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अमाउंट वगैरह। और यहीं से हम लोग एक कंसेप्ट आएगा प्रेशर का। किसका कंसेप्ट आएगा? प्रेशर का। क्योंकि जब हम लोग गैस को घोलेंगे लिक्विड में तो ऐसे नॉर्मली वो घुलने वाला नहीं है। उसको घोलने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? प्रेशर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रेशर। तो आखिर इसको घोलने के लिए कितना प्रेशर हमें जरूरत पड़ेगा, अब इसी चीज को हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जो कौन बताता है हम लोग को? हेनरी लॉ बताता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, मेन मकसद हम लोग को सॉल्युबिलिटी को जानना। कहने का मतलब जो गैस को हम लोग सॉल्यूबल करने जा रहे हैं, उसको डिसॉल्व करने जा रहे हैं लिक्विड में, तो आखिर वो कैसे हम लोग को वहां पे घुलेगा या फिर कितना वहां पे प्रेशर देना पड़ेगा जिससे वो घुल जाएगा। तो
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात कि हेनरी लॉ क्या बोला था। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कहने का मतलब है कि अगर यदि हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, क्या रखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि गैस को हम लोग सॉल्यूबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैस को सॉल्यूबल कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, तो वो उतना ही सॉल्यूबल होगा जितना उसमें क्या देंगे, प्रेशर देंगे। कहने का मतलब ये जो S है, S हम लोग किसको दिखा रहा है, सॉल्युबिलिटी को। और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी चीज को घोलना। अभी किसको घोल रहे हैं हम लोग, गैस को, किसमें, लिक्विड में। तो उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा, कितना उसमें घुलेगा, वो कौन बताएगा, प्रेशर। जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर डालेंगे उतना ज्यादा वो क्या होने लगेगा, सॉल्युबल होगा। तो कौन बताया था, हेनरी। हेनरी क्या बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना हम लोग प्रेशर डालेंगे उस गैस का सॉल्युबिलिटी भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। कोई दिक्कत, तो वही बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से समझ गए थ्योरी से कि जो सॉल्युबिलिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रेशर से। लेकिन अभी भी बात है कि ठीक है सर, सॉल्युबिलिटी वगैरह जब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या चीज देखने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी, और यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि उसमें प्रेशर जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा हम लोग को क्या होगा, सॉल्युबल भी होगा। लेकिन सर हम लोग कैसे जानेंगे कि उसमें कितना प्रेशर लगेगा, क्या हम लोग को पता चल पाएगा क्या, नहीं। तो आखिर इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए आगे इसको एक्सप्रेस किया गया है, इसको ड्राइव किया गया है। अब वो क्या है सो समझना। अगर यदि मान के चलो इफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, कहने का मतलब ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को अगर मोल फ्रैक्शन के रूप में अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए तो ये जो हम लोग रिलेशन है, ये रिलेशन किस प्रकार से हम लोग को बदल जाएगा। तो उसके लिए आगे बताया गया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। कहने का मतलब जो भी गैस को हम लोग सॉल्यूबल कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, उसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगेगा ना, तभी तो वो जाके घुलेगा। तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो और कुछ नहीं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी का क्या, मोल फ्रैक्शन का। मतलब उसका अगर पार्शियल प्रेशर हमें जानना है तो वो कैसे जानेंगे, उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, आराम से हम लोग को निकल जाएगा। तो यहां पे हम लोग दो चीज देखे, एक तो देखे सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेशर और किसका, मोल फ्रैक्शन का। मतलब प्रेशर का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बता दिया गया है कि प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोल फ्रैक्शन का। तो अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला कंसेप्ट के अनुसार, जैसे यहां पे देखे थे कि हेनरी लॉ क्या बोला था कि अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो उतना ही होगा जितना हम लोग को प्रेशर देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इसलिए वो बताया था कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का। फिर हम लोग देखे कि अब प्रेशर को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये प्रेशर को एक्सप्रेस किया गया है किसके अनुसार, तो हम लोग देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग को यहां से कंसेप्ट समझ में आया कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, उसी का मोल फ्रैक्शन का। तो वहां से कंसेप्ट समझ में आया कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है हटता भी है, और हटता है क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, आगे हम लोग को KH और इनटू में क्या हो जाएगा, एक्स गैस। एक्स ये क्या हम लोग को डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। अब हम लोग को जानना है कि ये जो पार्शियल प्रेशर कितना लगेगा, तो ये सर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब एक चीज तो और चाहिए हम लोग को, एक चीज क्या चाहिए हम लोग को, KH। और ये जो KH है, इस KH को हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। यहाँ पे डाल देना हेनरीज लॉ, या फिर सिर्फ हम लोग हेनरी कांस्टेंट डालोगे तब भी काम बन जाएगा। KH क्या है हम लोग को, हेनरी लॉ कांस्टेंट। और ये जो KH का वैल्यू है ये हर चीज के लिए, मतलब हर गैस के लिए अलग अलग वैल्यू रहता है। और ये जो KH का वैल्यू है ये हम लोग को गिवन रहता है, KH का वैल्यू गिवन रहता है। तो अगर KH का वैल्यू गिवन रहेगा तो उसका अमाउंट वगैरह हम लोग को पता रहेगा, और पता रहेगा तो क्या निकाल देंगे हम लोग, प्रेशर। और प्रेशर निकल जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसका कितना सोल्यूबल होने वाला है। क्या बात समझ में आया। तो ये जो पूरे कंसेप्ट है वो कौन बताए थे, हेनरी ने। कहानी समझ में आ गया। तो आगे और देखो, ये जो KH है यहां से हमेशा याद रखना है, इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर लेना, या फिर इसको इस तरह से डब्बा बनाना होगा तो डब्बा बना लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि हो ना हो अगला बार फिर पूछ दे। क्या बोलेगा कि ये जो KH है
हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग बोलेंगे कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। कि अगर यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है मतलब जो KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? टेम्परेचर का। फिर से समझो, एक बार फिर से फुल हम जोर लगाने जा रहे हैं, ठीक है? लास्ट में समझाएंगे उसके बाद चुप हो जाएंगे, क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हम नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे थे हेनरी लॉ। क्या चीज पढ़ने जा रहे थे? हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ में कहानी क्या है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी का कहानी। किसका? सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को किसी में सॉल्यूबल करना। बात समझ में आ गया? अब हम लोग जो सॉल्यूबल करने जा रहे हैं वो गैस को करने जा रहे हैं। किसको करने जा रहे हैं? गैस। इससे पहले हम लोग बहुत मिला रहे थे, सॉल्यूशन बना रहे थे। एक बार वोलेटाइल को वोलेटाइल में मिक्स किए, एक बार नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल में। अब हम लोग गैस को करने जा रहे हैं कहाँ पे? लिक्विड में। क्लियर है? तो अब सवाल रहा कि गैस आखिर उसमें डिसॉल्व होगा तो कितना होगा, उसका हम लोग अमाउंट पता करना है। तो उसके लिए हम लोग को बताया गया हेनरी के द्वारा कि टेंशन नहीं लो, हम सारा कुछ बता देंगे। वो बताया था कि अगर यदि कांस्टेंट टेम्परेचर में जानना है कि कितना उसमें हम लोग को क्या हो रहा है? सॉल्यूबल होगा, तो उसके लिए क्या बोला कि जो सॉल्युबिलिटी होगा गैस का, किसका? सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का किसमें? लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? तो जितना वहां पे प्रेशर हम लोग को लगाया जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा वो क्या होगा? घुलेगा। बात को समझ रहे हो? तो अब हम लोग को समझना है कि यहाँ पे सर प्रेशर आखिर कितना लगाएंगे। तो इस प्रेशर को निकालने के लिए फिर से इस प्रेशर को एक्सप्रेस किया गया किस रूप में? मोल फ्रैक्शन के रूप में। तो अब आगे बताया गया कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? उसी गैस का मोल फ्रैक्शन के। तो अब यहां से रिलेशन समझ में आया कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन। अच्छा, फिर से पार्शियल पार्शियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मिक्सचर का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? मिक्सचर का। और हो सकता है वहां पे एक से ज्यादा भी गैस हो सकता है, इसलिए हम लोग जब भी सॉल्यूशन वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे सर पार्शियल का ही यूज करते हैं। इसलिए यहां पर भी बोल रहे हैं क्या चीज? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का। कहानी समझ में आ गया? अब जैसे प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और यहां पे चूंकि हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं तो हेनरी लॉ के द्वारा ये कांस्टेंट दिया गया है जिसको दिखा रहे हैं KH। K मतलब कांस्टेंट और H मतलब हेनरी का कांस्टेंट। ठीक है? तो यहां पे हम लोग जान गए कि P गैस जो है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH और क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब ये जो KH का वैल्यू है ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है। हर गैस के लिए अलग अलग होता है, इसका टेंशन नहीं लेना है, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहता है। किसका वैल्यू? KH का वैल्यू। अब ये तो निकालने के लिए तो बताया नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग पहला क्लास नहीं पढ़ते आ रहे। अरे नहीं पढ़ रहे हो क्या? जब से कंसंट्रेशन टर्म शुरू हुआ है तब से तो मोल फ्रैक्शन ही बहुत टाइम तक चलते आया। उसके बाद यहां से क्या होगा? इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू दिया रहेगा, क्या निकल जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और जैसे इसको समझ जाएंगे तो उतना जल्दी हम लोग को क्या होने लगेगा? सॉल्यूबल वगैरह होने लगेगा। अब यहाँ पे समझना है KH को बोलते क्या है? तो इसी को बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट या फिर हेनरी कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब ये जो KH है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये वाला हाईलाइट कर लेना, बार बार बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में घुसेगा मतलब घुसेगा। तो ये हम लोग को KH का वैल्यू है सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे रिलेशन समझना है कि जो KH है वो टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो कैसा करता है? डायरेक्टली। कैसा करता है? डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे समझना, ठीक है, कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू क्या होता है? ओहो, एक मिनट चलो, जो हम लोग को KH है वो कैसा प्रोपोर्शनैलिटी होता है? टेम्परेचर का इनवर्सली। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाओगे उतना ज्यादा हम लोग को क्या होने लगेगा? KH का वैल्यू कम होने लगेगा। और यहां से हमें समझ में आया कि जो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे समझो, जो सॉल्युबिलिटी का कहानी है, किसका कहानी है? सॉल्युबिलिटी का। तो ये सॉल्युबिलिटी है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? प्रेशर का। किसका होता है? प्रेशर का। और जो सॉल्युबिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? टेम्परेचर का। अच्छा, यहां पे समझो, क्या समझोगे? कि सर यहां पे सॉल्युबिलिटी है सो टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है?
क्यों? क्योंकि सर अभी कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी को पढ़ रहे थे प्रेशर से। कहाँ से पढ़ रहे थे? सॉल्युबिलिटी को प्रेशर से, कि सर सॉल्युबिलिटी प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अभी पढ़ रहे हो कि प्रेशर है सो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? केएच के ऊपर। और इसका जब हम लोग देखे रिलेशन, तो रिलेशन हमें समझ में आया कैसा? इनवर्सली। कैसा? इनवर्सली। मतलब सर अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केएच का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। और अगर केएच का वैल्यू घटेगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? घटेगा। अरे बात को समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से समझे कि सर अगर केएच है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से घट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर ही कुल मिलाकर के क्या हो रहा है? घट जा रहा है। तो यहां से समझ में आया कि जो केएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केएच का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। और हम लोग एक बात और जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर का क्या होता है? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहां से देखे थे? हेनरी लॉ से ही, कि सर सॉल्युबिलिटी उतना ही होगा जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे। और अभी देखें कि प्रेशर डिपेंड कर रहा था केएच के ऊपर, और केएच डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर कैसा? इनवर्सली। इसलिए हम लोग देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी भी कैसा हम लोग को है? इनवर्सली। मतलब प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। तो ये जो डब्बा यहाँ पे देख रहे हो, एक ये, एक ये, एक ये तीनों से सवाल बनते रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। बात को समझ रहे हो? पूछ देगा कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी में क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कि नो इफेक्ट, या फिर नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ बोल देगा। तो क्या बोलोगे? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। फिर अगर बोलेगा कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरी लॉ कांस्टेंट का क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गया ना? चलो इसको नोट कर लो। हेनरी लॉ बस इतना ही था। फिर से जाओ और वहां सुधार लो। तो पहले स्टार्टिंग में ठीक ही लिखे थे। देखो हम लोग दो चीज रिलेशन देखे, ठीक है? फिर से ध्यान से सुन लेना। एक तो हम लोग देखे केएच का, और एक हम लोग देखे सॉल्युबिलिटी का। ध्यान से देख लेना, ठीक है? ये जो केएच है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? टेम्परेचर का। और जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो डायरेक्टली कर रहा है। कैसा कर रहा है? डायरेक्टली। स्टार्टिंग में ठीक ही लिखे थे, फिर गड़बड़ हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एरर हो गया था, वहाँ पे सुधार लेना कि अगर हम लोग केएच का वैल्यू अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केएच का भी वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ये जाकर के एडिट कर लेना, ठीक है? ये जो इन्वर्सली किए थे, जो डायरेक्टली लिखने के बाद फिर से जो इन्वर्सली कर दिया था उसको फिर से जाके डायरेक्टली ही कर दो, ठीक है? उसके बाद सॉल्युबिलिटी का रिलेशन समझ जाना। इसमें है कि प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा क्या करने से? टेम्परेचर को, मतलब कि प्रेशर को बढ़ाने से। और हम लोग देखेंगे टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो हम लोग को डिक्रीज होगा। चलो इसको एक बार लिख लो। और दोनों में याद रखना, सॉल्युबिलिटी और केएच का वैल्यू में उल्टा प्रोपोर्शनल चल रहा है। जब हम लोग केएच में देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जितना ज़्यादा ये केएच का वैल्यू बढ़ेगा उतना कम हम लोग को सॉल्युबिलिटी होगा, उतना कम हम लोग को क्या होगा? सॉल्युबिलिटी होगा। ये सब जो रिलेशन बताए, कौन बताए? हेनरी बताए हुए हैं, ठीक है? तो ये डायरेक्टली हम लोग को याद रख लेना कि केएच और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन है, और सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में कैसा हम लोग को रिलेशन है। तो ये दो को याद कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चंस क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। इसमें से जितना भी ऑप्शन है बताना कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हम लोग को सही नहीं है। पहला में जा रहे थे क्या है? डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। अब बताना है, अभी अभी जस्ट हम बताए थे कि जो केएच का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? केएच का वैल्यू वो हर गैस के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू। तो क्या ये बात सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा है। और हम लोग को चाहिए क्या? गलत वाला। मतलब ये सर सही है, लेकिन ये हम लोग को सही आंसर नहीं होगा, ठीक है? सेकंड गए तो यहाँ पे लिखा हुआ हायर द वैल्यू ऑफ केएच, मतलब केएच का वैल्यू अगर हम लोग को ज्यादा होगा क्या चेक करने पे? एट अ गिवन प्रेशर हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड।
कहने का मतलब अगर यदि हम लोग KH का वैल्यू ज़्यादा होगा, KH का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा, तो क्या गैस का सॉल्युबिलिटी जो होगा वो भी हम लोग को ज़्यादा होगा? क्या होगा? क्या नहीं, क्योंकि सर KH का वैल्यू ज़्यादा होता है क्या करने पे, टेम्परेचर को बढ़ाने से, और हम लोग जान रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो घटता है क्या बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना, इसलिए ये जो ऑप्शन है और ये वाला जो करेक्शन बोले ये वाला याद रख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, कन्फ्यूजन पैदा करते रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि जो KH का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इनवर्सली। क्या होता है, इनवर्सली। और अगर यदि हम लोग सॉल्युबिलिटी और KH के बीच में देखेंगे तब तो सर ये भी क्या हम लोग को, इनवर्सली। मतलब अगर यदि हम लोग सॉल्युबिलिटी और KH के वैल्यू देखेंगे तो ये भी हम लोग को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब KH का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, और ये कब बढ़ रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाने से। तो अब थर्ड वाला ऑप्शन देख लो, मतलब ये तो हम लोग को सही होगा, थर्ड भी देख लो। द वैल्यू ऑफ KH, the value of KH increases with increase of temperature and KH is function of the nature of gas। वो तो हम लोग जान ही रहे हैं कि गैस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, जैसा गैस वैसा उसका क्या रहेगा, KH का वैल्यू। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैल्यू है KH का वो इंक्रीज करेगा क्या करने पे, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये तो सही बात बोल रहा है ना। डी में चलेंगे तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन दिस सॉल्यूशन। ये तो हम लोग पहले से भी स्टेटमेंट जानते हैं कि जो हम लोग को वेपर फेज में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो किसका हम लोग प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अरे ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके थे ना, जो हम लोग को डाल्टन्स लॉ भी हम लोग को कहानी बताया हुआ था, वहां से हम लोग को क्या समझ में आता था कि सर कभी भी पार्शियल वेपर प्रेशर जाते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Y का। अगर यहाँ पर A रहेगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, A, ऐसा करके। तो सारा ऑप्शन सही है, गलत ऑप्शन कौन है, बी वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लो। देखो अब हमारे पास सबसे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कंसेप्ट कैसे समझना है या फिर यहाँ से हम लोग को क्या समझना है। तो देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वैसे सॉल्यूशन का या फिर वैसे मिक्सचर को बोलते हैं जिन्हें अलग करना पॉसिबल नहीं है। फिर से सुनना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वैसे मिक्सचर को बोलते हैं जिसे अलग करना पॉसिबल नहीं है। अब कौन सा कंडीशन है जिस अवस्था में इन लोग को अलग नहीं किया जा सकता है, और इन लोग को जो डिफाइन किया गया है वो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे किया गया। किसके आधार पे, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे। अच्छा एक चीज समझो, अगर मान के चलो हम शरबत बनाते हैं तो हम लोग खुद ही बता देगा इसका कंसेप्ट, कैसे नहीं बता पाएगा, आराम से बता देगा। मान के चलो, अच्छा चलो यहाँ पे दो चीज लगा लेते हैं, NaCl लगा लेते हैं और यहाँ पर वाटर है। अगर मान के चलो दोनों को सेपरेट करना है, जैसे घोल बना दिए, ठीक है, नमक पानी का, अब इसे हमने अलग करना है, कैसे कर पाओगे, बॉयल करके। क्योंकि सर नमक का तो औकात नहीं कि ये उड़ पाएगा, क्या औकात है, नहीं। सर पानी तो वोलेटाइल है, जैसे हीट करेंगे ये उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, सर ये उड़ जाएगा, नमक मिल जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब सर हीट करेंगे बॉयल करेगा, बॉयल करने के बाद पानी कहाँ चल जाएगा, वेपर में। मतलब क्या यहाँ पे बचेगा क्या, नहीं, और नहीं बचेगा तो सिर्फ बचेगा क्या, नमक। जैसे इसको समझ गया उसी प्रकार से इसे भी समझना है कि यहाँ पर दो को मिक्सचर डालेंगे, दो मिक्सचर मान के चलो A है और एक है हम लोग को B। क्या है, B। ध्यान से समझते जाना, तुरंत कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी मिक्सचर एक बात कर रहे हैं तो एक मिक्सचर हम लोग को A और किसका, B का, ठीक है। अब ये कुछ और हो सकता है, B भी कुछ हो सकता है। अब इन लोग का हम बॉइलिंग पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। अगर यदि इसका बॉइलिंग पॉइंट हम मान के चलो ले लेते हैं 80, कितना ले लेते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका हम मान लेते हैं 90 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, हाँ, किसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे। दो मिक्सचर है, किसका किसका, A और B का। अब इसे हमें अलग करना है, क्या चीज करना है, अलग। कंडीशन ये है कि A का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 80, और B का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 90। अब बताओ कौन कौन सा अवस्था होगा या फिर कौन सा सिचुएशन होगा जहां पे ये दोनों को अलग किया जा सकता है। 3 कंडीशन हम बता रहे, ठीक है, तुम लोग खुद बताना। पहला नंबर कंडीशन, सर अगर यदि हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट
क्या हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट वो हम लोग को कम हो जाए किससे, 80 डिग्री सेल्सियस से। हो गया पहला कंडीशन। दूसरा सर जब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा पूरा मिक्सचर का वो अगर ग्रेटर हो जाए 90 डिग्री सेल्सियस से, कितना हो जाए, 90 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर हो जाए। तीसरा कंडीशन सर अगर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बीच में रह जाए, बीच किसके किसके बीच में हो जाए, तो वो हो जाए हम लोग को 80 और किसके बीच में, 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे, तब उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। चौथा कंडीशन अच्छा चलो इसी में या फिर यहाँ पे लिख देते हैं नन। अब बताना है, देखो एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकता है, दोनों कंडीशन सुनना ध्यान से। एक मिक्सचर बनाए ए और बी का, किसका बनाया है, ए और बी का। अब यहाँ पे ए का भी कुछ ना कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि सर हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ए का होता है कितना, 80, बी का कितना होता है, 90, मान लिया हम लोग, ठीक है। अब इसमें से एक कंडीशन है कि सॉल्यूशन को कब कब हम लोग अलग कर सकते हैं। क्या 80 डिग्री सेल्सियस से, अगर देखो ये दोनों मिक्सचर बन गया ना, अब सॉल्यूशन बन गया, अब उस कंडीशन पे मान के चलो पूरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम कितना दे दे, 80 से कम, 80 से कम। क्या 80 से कम डिग्री सेल्सियस में क्या इसको अलग किया जा सकता है क्या, क्यों, क्योंकि बॉयल नहीं होगा, ना ये बॉयल होगा और ना ही ये बॉयल होगा, क्या हो पाएगा क्या। अच्छा मान के चलो 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देंगे, तब क्या इन लोग को अलग किया जा सकता है, हाँ। अरे यार जैसे तुम लोग करने जाओगे 90 डिग्री सेल्सियस से जैसे ज्यादा करोगे ये भी वोलेटाइल, क्योंकि सर ये भी बॉयल कर जाएगा और ये तो ऑलरेडी बॉयल कर जाएगा, मतलब सर फिर भी तो एक चीज बचबे नहीं करेगा, दोनों क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। बात को समझ रहे हो। फिर हम लोग देख रहे हैं तीसरा कंडीशन। अच्छा इसमें देख रहे हैं सर इसमें तो दोनों हटेगा ही नहीं, ना ये बॉयल कर पाएगा और ना ही ये कर पाएगा, दोनों अभी भी कहाँ है, मिक्सचर में। और अगर मिक्सचर में है तो क्या इसको अलग करना पॉसिबल है, नहीं। दूसरा कंडीशन गया कि अगर बॉइलिंग पॉइंट हम लोग 90 से बढ़ा देते हैं तो सर ये तो उड़बे करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो 90 में ही बॉयल करना स्टार्ट होता है, और 90 से जैसे बढ़ाएंगे तो ये तो उड़ेगा ही, और साथ ही साथ ये भी तो उड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो 80 में उड़ जाएगा, और हम लोग देख कितना रहे हैं, 90 से प्लस दे रहे हैं। इसका मतलब सर दोनों उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, और कोई बचेगा नहीं तो अलग कैसे करेंगे, मतलब ये दोनों क्या हो गया, फेल। तीसरा कंडीशन गया कि जब बॉइलिंग पॉइंट किसके किसके बीच में हो, 80 और 90 के बीच में। अब बताओ क्या हो सकता है, एगो उड़ेगा एगो बचेगा, कौन उड़ेगा, ए उड़ेगा, क्योंकि सर हम लोग बात कर रहे हैं 80 से कहाँ 90, मतलब 81 से लेकर के 89 तक, अरे उतने नहीं जाएंगे, तो जैसे हम लोग 81 जाएंगे सर ये तो उड़ जाएगा, क्या ये उड़ पाएगा क्या, इसको उड़ने के लिए कितना चाहिए, 90 कम से कम चाहिए, तो सर 90 के तो बीच में दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट के बीच वाला, यही एक कंडीशन है कि यहाँ पे ये कभी भी अलग किया जा सकता है, इसको कभी भी अलग किया जा सकता है। अगर इससे हम लोग ज़्यादा देते हैं या फिर उससे कम देते हैं तो वहाँ पे कभी भी हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। और जो मिक्सचर होता है, ऐसे मिक्सचर जिसे हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही मिक्सचर को किस नाम से जानते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब इसमें अलग करना ही नहीं है, इसमें अलग करना ही नहीं है। तो दो कंडीशन पे अलग नहीं होगा। एक तो कंडीशन सर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, कहने का मतलब एक का जो मिनिमम है हम लोग को 80 डिग्री सेल्सियस, इससे कम जाएंगे तो दो में से एक भी उड़ पाएगा नहीं। और अगर 90 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देंगे तो ये तो दोनों उड़ जाएगा, फिर भी अलग कर नहीं पाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर उससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट दे रहे हैं तो उसी को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। और अगर हम लोग जिसका कम रहता है उससे और कम में देते हैं तो उस समय भी इन लोग उड़ पाएगा क्या, नहीं। तो उस समय का हम लोग मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। कोई दिक्कत, बस खाली समझना था, इससे कभी सवाल पूछता नहीं है। क्या बात समझ में आ गया। तो क्या इसमें इंग्लिश में लिख लोगे खुद से, इंग्लिश में नहीं होगा, नहीं लिखने सकोगे जी, नहीं लिखने सकोगे क्या यार। अच्छा देखो एग्जाम्पल यही डाल देना, डालोगे तो इससे रिलेट करके समझ पाओगे। ये तो ऑप्शन भी समझ में आ गया था। और जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा वो किसके बीच में होगा, 80 और 90, क्योंकि ओहो
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, क्योंकि ये दोनों में से अलग नहीं किया जा सकता। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब ही होता है कि जो मिक्सचर होगा उसको अलग करना नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे याद कर लेना कि जो हम लोग को ए है, अगर यहाँ पे मान के चलो 80 डिग्री सेल्सियस से क्या रहे, कम रहे बॉइलिंग पॉइंट, तो उस समय का जो टेम्परेचर रहेगा या फिर उस समय का जो मिक्सचर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग। तो यहाँ पे लिख दो ना, अब ये याद करके मत रख लेना कि 80 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा। ये किसके अकॉर्डिंग बताया है, इस वाला एग्जांपल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर होगा किससे, बी से। और यहाँ पर लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 90 डिग्री सेल्सियस से। चलो इतना लिख लेना, फिर छोड़ देना।